टू माय चैनल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाली चाहे पुलिस भर्ती हो, पटवार भर्ती हो या अध्यापक भर्ती हो, शायद ही अब तो कोई ऐसी भर्ती रह गई है जिसमें इस विषय को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान युग पूरा डिजिटल बन गया है। भारत को भी पूरा डिजिटल बनाने में मोदी जी अपना पूरा अहम रोल अदा कर रहे हैं, कैशलेस बना रहे। तो ये सारे ध्यान किसकी है? कंप्यूटर। जब से कंप्यूटर आया है, लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनका कंसेप्ट अपने को क्लियर करना पड़ता है। तो अपने को एग्जाम क्रैक करना है, वहाँ कोई प्रैक्टिकल करना नहीं है कि अपन कोई बीटेक के स्टूडेंट नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। अपने को तो एग्जाम क्रैक करना है। तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें रहती है पहले थोड़ी सी मैं बताऊंगा। उसके बाद में आज का टॉपिक हम क्या लेंगे, मैं आपको इनमें वही टॉपिक्स बताऊंगा जहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किस तरह के पुटअप होते हैं और कौन कौन से जो चैप्टर होते हैं या कौन कौन से चैप्टर की भी कौन सी इकाई या यूनिट्स है जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उनको छोड़ के मैं बाकी पूरा डिटेल आपके हिस्ट्री पढ़ने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले अपन थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको बता दूं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं किसी विशेष एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन में सब क्या होगा, इंट्रोडक्शन में इसकी हिस्ट्री होगी। यानी आज प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी तब के कंप्यूटर आ गए। तो कंप्यूटर का विकास किस क्रम में हुआ वो इस हिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। बात समझ में? आज जो वर्तमान युग में वो है, वैसे प्रचलन में ज्यादा P4 पीढ़ी है और यूं देखे तो P5 पीढ़ी भी आ गई है, ठीक है ना। तो प्रथम पीढ़ी से यहाँ तक अपन कैसे पहुंचे, कैसा विकास क्रम हुआ, वो सारा अपन हिस्ट्री के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों टॉपिक रहता है अपना, ये जो बहुत अहम टॉपिक है और इसी प्रश्न में बहुत सारे पुटअप होते हैं, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा समझता है। ऐसे समझता है, क्या करता है, किस डेसिमल सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल कैसे है, वो सारे अपन इस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की जो समझने की प्रणाली है वो 0 और 1 को ही ये पहचान करता है। तो इस सिस्टम को अपन बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा इसी क्रम में। और देखें तो अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर, इसी में जो अपने को बेसिक मजबूत होना चाहिए, इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेज है जो इनपुट डिवाइसेज है और कौन कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर में होती है जो आउटपुट डिवाइस होती है। क्या होती है वो तो अपन पढ़ेंगे तो बता दूंगा। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो अपन प्राप्त करते हैं और इनपुट जो अपन कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बाइनरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अपन ले सकते हैं सर मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कैसे होती है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, कौन सी लो होती है, उस चीज को भी अपन इसके ही भाग में देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लो, टॉपिक के रूप में ले सकते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपको समझना पड़ेगा। सब टॉपिक के बारे में मैं किस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। इसके अंदर भी आपको भी लेटेस्ट जो अपन रोज यूज करते हैं, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको बताना पड़ेगा। मोबाइल सीखना पड़ेगा अपने को, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें तो सब मास्टरमाइंड है। प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसके बाद में अपन लेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है सर। फिर सर और टॉपिक में लेना चाहे बेसिक में तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एमएस वर्ड है, फिर सर रहेंगे एमएस एक्सेल है, फिर एक अपना टॉपिक रहता है एमएस एक्सेस की रहता है, लेकिन एक्सेस इतना अपना बेसिक में नहीं आता। पावर पॉइंट ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, एमएस पावर पॉइंट है, और उसके बाद में है इंटरनेट। कुछ ये खास खास टॉपिक है दोस्तों, इनको पहले आप एक बार नोट कर लो। और इनपुट आउटपुट देगा, इसी तरह आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये दोस्तों जो है कंप्यूटर के कुछ अहम टॉपिक है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर फाइल सिस्टम वगैरह बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, उनको भी अपन देख सकते हैं। फाइल सिस्टम को भी देखेंगे इसमें, फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ अहम टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स का हिस्ट्री से लेके आपको मैंने फाइल सिस्टम तक बताया। उसके बाद में आपको पावर पॉइंट वगैरह सारा बता दिया, वर्ड बता दिया आपको। और एक चाहो तो आप टॉपिक के रूप में ले सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अलग से एक टॉपिक रहता है, ठीक है। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह बहुत सारे उपकरण होते हैं, वो सारे अपन चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा बेसिक आपको बताने का प्रयास किया है कि कम से कम इतने टॉपिक्स तो अपने को पढ़ने चाहिए, ताकि चाहे कोई भी एग्जाम हो तो कम से कम अपना आया हुआ प्रश्न गलत नहीं हो। लेकिन इन टॉपिक्स को भी कैसे पढ़ना है, क्या इन टॉपिक्स को रटना है, बहुत सारी इसमें शॉर्टकट कीज भी होती है प्रोग्राम की। प्रोग्राम को कैसे शुरू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, मैंने कहा ना अपने को प्रैक्टिकल नहीं दिखाना है। अपने को तो टॉपिक्स की हिस्ट्री जो है वो पूरी समझ में आनी चाहिए, और उसको एक बार भले रट्टा मारो या कुछ भी करो, अपना सही होनी चाहिए। दो चार चीजें ऐसी होती है जो समझने की होती है, जैसे ये चीज है जिसको आप रट नहीं सकते, ठीक है। बाइनरी सिस्टम को बदलना, हेक्साडेसिमल में वगैरह एक से दूसरे में कैसे बदलना, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इसमें कोई टफ वाली चीज नहीं है, एक चुटकी में आप सीख जाएंगे, ठीक है। फिर ये एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनकी कई शॉर्टकट कीज होती है। इन शॉर्टकट कीज को भी हमको याद ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो टॉपिक रहता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पुटअप होते हैं। जो आज सर अपन कौन सा टॉपिक लेंगे मैं आपको बता दूं। आज सबसे पहले क्या सर आप हिस्ट्री से शुरू करेंगे? नहीं, हिस्ट्री तो आप पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते भी होंगे, कंप्यूटर देख रहे होंगे, अपने हिसाब से आप तैयारी भी करते रहेंगे। मेरा टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा एमएस जो एक्सेल है, एमएस एक्सेल। और एक्सेल का आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये क्या करता है, लेखा जोखा, बही खाता, जोड़ बाकी, गुणा भाग, औसत निकालना, इस तरह से प्रतिशत निकालना वगैरह सारे फंक्शन ये करता है एमएस एक्सेल। तो ये एमएस एक्सेल के बारे में आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो एमएस एक्सेल की जितनी फंक्शन की जो फंक्शंस रहते हैं उन फंक्शंस को जैसे जोड़ करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फंक्शंस फॉर्मूलाइज। आज का अपना टॉपिक रहेगा एमएस एक्सेल का फंक्शंस और फॉर्मूलाइज। तो दोस्तों आज मैं आपको किस तरह से बताऊंगा कि आप ऐसे एमएस एक्सेल में जोड़ कैसे करना है, आपको गुणा कैसे करना है, एवरेज कैसे निकालना है। तो अपना टॉपिक आज का रहेगा एमएस एक्सेल में उसके फंक्शंस और फॉर्मूलाज। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं एमएस एक्सेल फंक्शंस फॉर्मूलाज, ठीक है ना। इस फंक्शन फॉर्मूलाज से पहले मैं आप वैसे तो सभी आप डिफाइंड या परिचित होंगे, फिर भी मैं एक्सेल की कुछ संरचना बता के आपको बता देता हूँ। सर एक्सेल में क्या है, एक्सेल में कुछ इस तरह की संरचना होती है।
ये हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज जिन्हें कहते हैं, ये तो कहलाती है रो, ठीक है ना। ये वाले क्या कहलाएगी, रो। और ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉलम। वर्तमान जो लेटेस्ट वर्जन में उन कॉलमों की संख्या और रो की संख्या भी आपको पूछ सके तो आप देख लेना, कॉलम की संख्या जो रहती है वो ये आप नोट कर लो। वर्तमान लेटेस्ट वर्जन में कॉलम की कुल संख्या कितनी है और रो की कितनी है, ठीक है ना। तो कॉलम है 10, 48, 576, गिन लो, 10,000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576। और रो कितनी रहेगी सर, 16,384। ये भी कई बार पूछ लेता है, कॉलम और रो की संख्या। ये जो ऊपर वाले रहेंगे ये कॉलम रहेंगे, और जो ये क्षैतिज लाइनें रहेंगी हॉरिजॉन्टल, ये रो रहेगी, ये रो, और ये रहेगा कॉलम। कॉलम को अपन अल्फाबेट से शो करते हैं, ठीक है ना, ABCD से, ठीक है ना, और लास्ट तक चलते हैं। और रो को अपन जो शो करते हैं वो 1 2 3 4 5, यानी कि इसको तो अपन न्यूमेरिक मतलब अंक से, और इसको अपन बताएंगे अल्फाबेटिक। ये तो मैंने वैसे बताया कि क्या होती है, पूरी को इसको बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको MS एक्सेल में, वर्कशीट। और सब इस वर्कशीट में ही जो अपने बहुत सारे काम होते हैं, मैंने पहले बताया, लेखा जोखा है, बही खाता है वगैरह, ठीक है ना। फाइनेंशियल भी खूब यूज होता है, कॉमर्शियल भी ये खूब यूज होता है, और कई जगह इसकी कैलकुलेशन के लिए तो इसका सबसे जो अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल की बिल्कुल होते ही नहीं। तो सारे काम एक्सेल में बहुत अधिकतर होते हैं, ऑफिशियल काम एक्सेल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो सीट के बारे में मैंने आपको परिचय करा दी, कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं। लेकिन अपना जो सब जो आज का टॉपिक है वो ये ना होके फंक्शंस और फार्मूला है। तो फंक्शंस को एक बार मैं आपको बता दूं कि मान लो जैसे जोड़ करनी है सर, जोड़ को आप मालूम है, सम यानी जोड़ना। अब फंक्शन तो पहले से होते हैं, अपने को सिर्फ फार्मूला एंटर करना है। तो क्या करना है, फार्मूला। तो जैसे फंक्शन को खोलना है MS एक्सेल में, ठीक है, अपने को क्या करना है, जोड़ करनी है, भाग करनी है, गुणा करना है, भाग करना है, जो भी करना है। तो जो फंक्शंस की को खोलेंगे तो इसकी मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, और कई बार परीक्षा में पूछी हुई है कि MS एक्सेल में फंक्शंस को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये होती है Shift + F3। नोट कर लो इसे, ये कई बार एग्जाम्स में आ गया है, Shift + F3। इससे आपका फंक्शन खुल जाएगा। उसके बाद में अपने को पहले से परिभाषित जो फार्मूले होते हैं वो अपने को इंसर्ट करने पड़ते हैं। तो फार्मूला इंसर्ट करने का नियम है कि फार्मूला जब भी इंसर्ट करें तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है। क्या लगाना है सर, बराबर का। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो ये सम करना है, जोड़ करना है, तो आपको सम लगाना है, ठीक है। उसके बाद में मान लो 5 और 6 को आपको जोड़ना है। ऑटोमेटिकली एंटर दबाते ही आपके सामने रिजल्ट इसका आ जाएगा 11। तो क्या बात बताई सर आपने, फंक्शंस को खोलना है तो सबसे पहले Shift + F3 दबा दो, आपके फंक्शंस खुल जाएंगे, सीट खुल जाएगी। उसमें कौन सा फार्मूला ऐड करना है वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता रहूंगा। गणनाएं कैसे करते हैं मैंने एक उदाहरण के माध्यम से बता भी दिया है। जैसे जोड़ करनी है तो सबसे पहले क्या आंसर करना है सर, सबसे पहले यहाँ पे टूल बार, टॉस बार, फार्मूला बार आपने बहुत सारे देखी होगी। एक्सेल में भी ठीक इसी तरह से होता है। यहाँ पे अपन फार्मूला जो बार होती है वहाँ पे फार्मूला ऐड कर दिया जाता है। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग अपने को जो भी चयनित वैल्यू करते हैं सेल की, वो अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिक काम करता है। मान लो इस सेल को आपने चयनित कर दिया, ठीक है ना, और 5 7 9 लिख दिया, और मान लो इसी की जोड़ करनी है अपने को, यहाँ आंसर लाना है, इसी की होगी। कॉलम में भी आप कर सकते हैं, रोज में भी कर सकते हैं। तो फार्मूला इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना है, बराबर। उसके बाद आपको करना क्या है सर, जोड़ करनी है, सम लिखना है, गुणा करना है तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। उसके बाद में क्या करना है,
वो भी लिखना है। कभी कभी आपको सेल का नाम और कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, आप कॉलम और रो का नाम भी दे सकता है, और वहां पे हम पहले से दे रखे हो, वैसे चित्रात्मक प्रश्न आते नहीं है, अपने को तो सीधा पूछेगा इस तरह से इसका परिणाम क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, अपने को उसमें से 11 ढूंढ के लिखना है, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकली तो आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर सम, ठीक है, कॉलम मान लो A1 है, ठीक है, कॉलम A1 है और B1 है। अब और A1 B1 में क्या अंश संख्या देख लो, A1 B1 में क्या अंश है, तो 5 और 7 है, तो बस 5 और 7 कितना होता है, वो 5 और 7 अपने आप ही ऑटोमेटिकली 5 और 7 जो होते हैं 12, वो आप कैलकुलेशन करके देंगे। तो मेरी बात दोस्तों आप तक पहुंच रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम 1 बाय 1 एक एक फार्मूला जो पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक बार नोट कर लो आप, उसके बाद में आपको मैं बता दूंगा। नंबर 1 फंक्शंस रहता है, फंक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स रहते हैं फंक्शंस के। कितने टाइप रहते हैं? 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। चारों बच्चे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय 1 सीखेंगे, और एक 2-3 सेशन में अपन को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्या है कि प्रश्न पूरक ज्यादा होते हैं, 1-2 प्रश्नों को तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले रहती है सर न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन नाम से मालूम, न्यूमेरिक फंक्शन है, तो अब ये सिर्फ क्या काम करेगा, गणना करने का, अंकीय गणना ही करेगा। हिंदी में बताओ क्या, अंकीय गणना करेगा। नोट कर लो, न्यूमेरिक फंक्शन। दूसरा आप पढ़ेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट को भी जोड़ा घटाया जाता है, होता है बिल्कुल, टेक्स्ट फंक्शन की भी होती है, टेक्स्ट फंक्शन भी होता है, उसको भी बताएंगे अपन, ठीक है। तीसरा अपन स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी, नाम सुना होगा आपने, सांख्यिकी लेखा जोखा कैसे रखते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में रहता है, कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है 2 बार, लॉजिकल फंक्शन। तो ये दोस्तों अपने सामने 4 प्रकार के फंक्शन हो गए। नंबर 1 न्यूमेरिक, नंबर 2 टेक्स्ट, नंबर 3 स्टैटिस्टिकल और नंबर 4 लॉजिक। और सबसे पहले अपन दोस्तों आज देंगे न्यूमेरिकल फंक्शन, और इसके अंदर इस सेशन में जितने हो सकेंगे आपको फार्मूलाज में बताऊंगा, और सभी फार्मूलाज को मैं चाहे बड़े 2-3 सेशन हो जाए, लेकिन इस चैप्टर, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि प्रश्न जो पुटअप होता है वो अधिकतर 1-2 प्रश्न तो अपने को यहाँ से मिल ही जाते हैं। और एक्सेल भी अपन सीखने जाते हैं, तो एक्सेल सीखते तो है नहीं, RSCID खूब जनों की होगी, लेकिन RSCID कैसे की है वो मैं सब जानता हूँ, ठीक है ना। पैसे भरे और अपने पास डिग्री आ गई, और पटवारी का फॉर्म भर दिया है, किसी का भी भर दिया, जहाँ कंप्यूटर मांगता है, RSCID गवर्नमेंट ने करवा दी। अब तो फर्जीवाड़ा चलता नहीं, अब तो एग्जाम देने जाना पड़ता है, बाकायदा पास भी होना पड़ता है। लेकिन पहले तो पैसे दिए और परीक्षा कोई और देता था और पास कोई और होता था, और अपने पास एक नाम मात्र का सर्टिफिकेट पड़ा है, तो आता कुछ है नहीं। तो इसलिए आपने कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं है, प्रैक्टिकली अगर करोगे तो और भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अपना पास दोस्तों उतना वक्त नहीं है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसलिए फिलहाल अपन आज जो बात करेंगे वो न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में करेंगे। मैं 1 बाय 1 आपको फार्मूला बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे और उनको लिखते भी जाएंगे एक एक उदाहरण के साथ। आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। न्यूमेरिक फंक्शन नंबर 1, सबसे पहले मैंने पहले बता दिया, फार्मूला कोई भी हो, इंसर्ट करना है तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है, उसके बाद क्या करना है वो लिखना है, उसके बाद में कोष्टक में आपको इनपुट देना है कि करना क्या है, तो अपने आप ही वो गुणा करना है, जोड़ करना है, जो भी करनी है, घात लगानी है, वो अपने आप ही लगा देगा। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे पहला न्यूमेरिक फंक्शन, आप नोट कर लेंगे, कोष्टक में इसको बंद करके आप याद करने के लिए नोट, और आपको एक तरीका भी मालूम पड़ जाएगा फार्मूला लिखते कैसे, फार्मूला लिखते हैं ऐसे। सबसे पहले बराबर का निशान, सम, और उसके बाद कोष्टक। इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग जोड़ने के लिए
किया जाता है, इसका प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि सम का अर्थ ही होता है ऐड यानी जोड़ना। ठीक है ना, क्लियर। अब सर परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा? परीक्षा में क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, परीक्षा में आएगा इस तरह से, सम 7 11 ठीक है का मान होगा। बस अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे सीधे आप जोड़ लो 7 और 11, क्या उत्तर होगा आपको मान लो उत्तर उसने दे दिए 15 20 ठीक है 18 और 30। सही उत्तर कौन सा है? ए बी सी या डी। तो अपना सीधे सीधे 7 और 11 कितने होते हैं? 18, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 18। मेरी बात समझ में आ रही? जोड़ने के लिए बराबर का निशान, सम और फिर कोष्टक, और कोष्टक में आपको किस किस को जोड़ना है उसको आप लिख दो, वो आपको माना जाएगा। लेकिन सर ऐसा भी तो होता है ना, अभी आपने कॉलम रो शिफ्ट के बारे में बताया था, मैंने बिल्कुल बताया, खूब सारी सीट होती है, खूब सारे रो होते हैं, 10,48,576 कॉलम होते हैं और 16,384 रोज होती है। अब इनमें कभी क्या कर देते सर कि मान लो कभी कभी पूछ ले कि A1 से लेकर G1 तक संख्या दे रखी खूब सारी, उनका योग क्या होगा? तो इसको कैसे फार्मूले में सर इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, वही फार्मूला ऐसे ही लगेगा, सम कोष्टक A1 से G1 रो और कॉलम तक जो है जितने भी प्रकार के आप अंक होंगे ऑटोमेटिकली आपको जोड़ के यहाँ पर आपको आंसर बता देगा, तो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो सर ये जो निशान आपने लगाया इससे क्या करें, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि जो हम चयनित रेंज कॉलम करते हैं और उसकी लंबी चौड़ी जोड़ करनी हो, तो जैसे ये 2 थे तो अपन ने लिख दिए 7 और 11, और मान लो बहुत सारी संख्या लिखनी है, 50 संख्या लिखनी है 60, तो इतनी कॉमा लगा के इतना लंबा फार्मूला थोड़ी करेंगे, तो क्या करेंगे सर? तो कहाँ कौन से रो से कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक की जोड़ करनी है और कौन सी रो है, बस उसको सिलेक्ट कर लो और वो फार्मूले में डाल दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी उसकी सम। लेकिन वहां पर प्रश्न ये पूछा गया था कि इस फार्मूले में जो ये जो अनुपात का आपको निशान दिखाई दे रहा है रेशियो का, इसे क्या कहते हैं? और बहुत सारे बच्चे ने गलत कर दिया, आरएससीटी में भी ये कई बार पूछना है, तो आप नोट कर लेंगे इस निशान को कहते हैं कॉलम साइन। कॉलम साइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना आ सकता है। बॉडी जोड़ वाले तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भले ही लंबी चौड़ी जोड़ो तो आपको सीधे ऐसे इंसर्ट करना है, नॉर्मल से 1-2 अंक की हो तो आपको फार्मूला इंसर्ट करना आता है। आपको इंसर्ट करने के लिए फंक्शन खोलना हो, मैंने शिफ्ट प्लस F3 आपको पहले से ही बता दिया। एक क्लियर, आगे बढ़े दूसरा नंबर 2 नंबर में आप नोट करेंगे प्रोडक्ट कोष्ठक। सर इसका उपयोग गुणा करने के लिए या गुणन क्रिया करने के लिए किया जाता है, गुणन क्रिया करने के लिए किया जाता है। जब जोड़ कर रहे थे या गुणा होगा कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप उसको मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, और वो आप मल्टीप्लाई नहीं, मैं कंप्यूटर भाषा में इसको प्रोडक्ट लिखते हैं अपने को, और भी इंग्लिश में इसका नाम मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है गुण। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, बस वही सिस्टम है, प्रोडक्ट ठीक है, और लिख दिया 5 और 6, और आपको परीक्षा में पूछ लेगा क्या आंसर आएगा, और 5 और 6 का गुणा करो, 5 और 6 का गुणा कितना होता है? 30। आपका दिए गए उत्तर में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? 30। बोलो कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दोस्तों इन फार्मूलों में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको सीखना है कि जो फार्मूला है उसको इंसर्ट करने में सबसे पहली शर्त है बराबर का निशान, उसके बाद कौन सी फंक्शन करना है उस फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद में ब्रैकेट्स लिखना है, और ब्रैकेट्स में मैंने आपको बता दिया
वहाँ पे आपको देना है इनपुट जो भी आपको काम करवाना है। और वो सेल रो वाली अगर ज्यादा वाली बात की तो जैसे सब में मैंने बताया था वैसे ही प्रोडक्ट में भी आप A1 से लेकर D1, G1, F1, Q1 कई W1 तक आप कर सकते हैं। अपने आप में सामने मल्टीप्लाई गुणा होके आ जाएगा और इतना फास्ट काम करता है एक्सेल। कंप्यूटर तो तेज गति से काम करता है, इसमें तो मैं बताने की जरूरत क्या है, तभी तो आजकल कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला दोस्तों अपन देखेंगे, ठीक है, वो किस लिए काम आएगा। तीसरा फार्मूला अपन देखेंगे, नोट करेंगे, SQRT पोस्टर। कई बच्चे तो समझ गए होंगे मेरे दोस्त लोग, ये क्या है सर, ये क्या है। SQRT पूरा यहाँ नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है और मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ कि इसको स्क्वायर लिखते हैं। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है गणित में, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है ना। और वर्ग का अब जैसे आपको पूछ लिया प्रश्न वहां पे कि बराबर SQRT, ऐसे ही प्रश्न कई बार बनता है। फार्मूले का उपयोग किया जाता है नीचे नंबर 1 गुणन क्रिया के लिए, नंबर 2 जोड़ के लिए, नंबर 3 वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, नंबर 4 निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कि अपना सीधा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो जैसे एक प्रश्न लिखता हूं आपके सामने, जैसे यहाँ डाल दिया मैंने 25, तो बता सकता है क्या उत्तर होगा इसका। 25 5 पर 7 है, 25 किसका वर्ग है 5, अपना उत्तर क्या होगा 5। नेक्स्ट फार्मूला जो है बराबर SQRT, ये न्यूमेरिक फंक्शन में नोट कर लो, तीसरा फार्मूला। इसलिए क्या करना सर, वर्ग के लिए काम में आएगा। और अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जो परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। एक बार क्या पूछा गया, ऐसे ना पूछ के उसने ऐसे पूछ लिया, SQRT -25, और अब बताइए इसका मान क्या होगा। और नीचे ऑप्शन दे दिए और बच्चे हो गए -25 का वर्ग ज्ञात करने लगे, ठीक है। किसी ने -5 लिख दिया, किसी ने 5 लिख दिया, किसी ने कोई लिख दिया, और इसका उत्तर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि माइनस संख्याओं का कभी वर्ग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर एक एरर आती है और उस एरर का नाम है सर एच नम, यानी आपने इनपुट गलत दिया स्क्वायर में, तो वहां पर एक एरर आएगी। उस एरर का नाम एक बार तो पूछ लिया था, तो इस एरर स्क्वायर वाले फार्मूले में जो एरर आती है, जब अपना ऋणात्मक मान होता है तो एरर आती है, उस एरर को क्या कहते हैं, एच नम कहते हैं। नोट कर लो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न और कई बार पूछा गया, स्टार लगा रहा हूं मैं, आ भी सकता है। अगर माइनस वाली कंडीशन हो तो उसका कोई उत्तर नहीं होगा, एच नम नाम की एक एरर आएगी जो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको बता देगा इसका वर्ग नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये जो एरर आएगी इसका नाम क्या रहेगा, एच नम। चौथे फंक्शन की अपन बात करें, चौथा जो फॉर्मूला रहेगा अपने पास ये रहेगा। ये क्या लिख दिया सर, एबीएस क्या होता है, एबीएस की फुल फॉर्म मैं लिख दूं आपको, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मान क्या होता है सर गणित में, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, यानी कि इसका उपयोग, इस फार्मूले का उपयोग जो होगा वो निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए होगा। ये क्या होता है सर, अभी बता रहा हूँ, बी प्रेसिडेंस तैयारी रखिए, सब बताऊंगा। निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जो है उसको नोट कर लो, बराबर एबीएस और ब्रैकेट्स, निरपेक्ष मान क्या होता है, किस तरह से इसका प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी तो शायद यही है, देख लेंगे इसको एक बार। निरपेक्ष मान में क्या होता है कि परीक्षा में इस तरह से पूछ लेते हैं, एबीएस -25 बताइए, और फिर क्या देते हैं, इसका दिए गए का उत्तर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ऋणात्मक मान है ना, सिर्फ उसको धनात्मक मान में बदलना और आपका उत्तर आ जाएगा 25, यानी माइनस वाले चिन्ह को रिमूव करना है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, भले ही -50 हो, ठीक है ना। एबीएस लगा दिया, आगे एब्सोल्यूट मान निकालना है, तो एब्सोल्यूट मान में आपका उत्तर रहेगा 50, -75 हो तो 75 रहेगा,
-100 रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष मान, यानी आपको ये ऋणात्मक वाला निशान क्या कर देना है दोस्तों, इसको हटा देना है। क्लियर? चौथे फार्मूले में कोई दिक्कत हो तो बोली, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में अपन 5 का और आज के सेशन का जहाँ तक है मैं अंतिम फार्मूला बताऊंगा, फिर एक बार रिकैप भी करूंगा। नेक्स्ट जो अपना फार्मूला रहेगा इक्वल टू पावर और पॉजिटिव। ये सब क्या है? पावर, पावर तो सब जानते हैं, पावर तो घात होती, ठीक है ना। और घात का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। घात का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। घात का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया पावर 5 3, आप ही करके देख लो। पावर 5 3, जैसे पावर 5 3 सबको मालूम है 5 की घात 3 कितनी होती है? 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। तो आपका उत्तर क्या रहेगा सर? 125। 125 नोट करो इसको। करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत अच्छा फुट होता है, जैसे एच नम वाला बताया था वैसे का वैसे एक मैं आपको यहाँ पर भी एक सिंबल या साइन बताऊंगा जहां पर घात निकालनी हो तो एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। और सिंबल को क्या कहते हैं? कभी कभी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि घात निकालने के लिए एमएस एक्सेल में एक सिंबल या साइन का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सिंबल को बनाना पहले सीख लो आप। इस सिंबल को ऐसे बनाते और सिंबल या साइन को बोलते हैं कैरेट साइन। नोट कर लेंगे दोस्तों इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया। कैरेट साइन क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरेट साइन में क्या सर? कैरेट साइन आप ऐसे लगा लो, या लिख लो 5 या लिख लो 3, बस उत्तर तो वही है 125। 5 की घात 3, यानी ये जो बीच में आपने सिंबल ऐड किया है एमएस एक्सेल में, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? कैरेट साइन। और ये भी कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों आज हम न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर 5 प्रकार की गणनाएं देखी। उन 5 प्रकार की गणनाओं को मैं एक बार रिकैप के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस रिकैप में आप 5 फार्मूलास को नोट करके एक बार अगले सेशन तक आप इनको याद करके की पूरी कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताओ क्या पढ़ा अपन ने आज? सम, यानी जोड़ने के लिए। सबसे पहले सर क्या करते हैं? बराबर का निशान लगाते हैं, सम, और उसके बाद में कोष्टक में बंद। दूसरा अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट और कोष्टक में बंद। तीसरा दोस्तों अपन ने क्या ऐड किया? एबीएस एब्सोल्यूट मान ज्ञात करने के लिए कोष्टक में बंद। चौथा फार्मूला अपन ने क्या याद किया दोस्तों? बताइए, अभी आपके सामने था SQRT और क्या रह जाएगा? कोष्टक। और अंतिम फार्मूला अभी आपके सामने लिखा, अपन ने लास्ट में देखा था, बराबर पावर और कोष्टक बंद। ये न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर दोस्तों मैंने आज के सेशन में आपको ये 5 जो फार्मूलाज है वो बताए हैं। इनको आप अगले नेक्स्ट सेशन तक तैयारी करके इनको जहां से भी इनसे संबंधित प्रश्न मिले, सादा ध्यान रखने के 2 सूत्र मैंने बताए। एक तो इस एरर का नाम याद रखना, एच नम एरर है, ठीक है। और एक ये कैरेट साइन एरर, क्योंकि इनसे हटके प्रश्न जो आए थे वो आज तक यही आए इन। तो दोस्तों आज का सेशन कंप्यूटर का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट सेशन में आपको जितनी भी न्यूमेरिक मैंने आपको लॉजिकल, स्टैटिकल जो भी फंक्शन बताए हैं वो सारे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अपने न्यूमेरिक अभी पूरे नहीं हुए, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और अपन ने शुरुआत की कंप्यूटर की पहली क्लास की। मैंने दोस्तों पहले भी कहा था मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारी क्लासें देने का प्रयास करूंगा। और एक एक क्लास पहले इंट्रो के रूप में मैंने दे चुका है, इंग्लिश और साइंस की 2-3 क्लासें दे चुका हूँ।
ठीक है, आज मैंने शुरुआत की है कंप्यूटर की। हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट जो भी आपको लगती है पटवार रीड में, उन सारे सब्जेक्टों को यथासंभव मेरे ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों को अपने साथ जोड़े। और वास्तव में एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ कि बेरोजगार ही समझ सकता है। इसलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से पड़ती है। सफलता जो होती है वो कभी शकल देखकर कदम नहीं चूमती। सफलता कभी शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। नहीं तो सारे स्मार्ट लोग ऑफिसर होते, आईएएस बनते, तो फिर सफलता किसको देख करते हैं? सफलता तो किसकी दीवानी होती है सर? सफलता तो मेहनत की दीवानी होती है। किसकी होती है? मेहनत की दीवानी होती है। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और समय का लॉकडाउन के समय को यूटिलाइज कीजिए। अधिक से अधिक अपने फोकस करिए टारगेट पे, अपने गोल पे। और मेरा दावा है कि अगर आपका गोल फिक्स है तो आप उस गोल को अचीव करने में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। कारण वी शैल ओवरकम समडे, वी शैल ओवरकम समडे, ओवरकम समडे। ठीक है ना? क्या मतलब होता है सर? हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।